शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। आज 10 दिसंबर 2023 रविवार का न्यूज़पेपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। न्यूज़पेपर मैं कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम न्यूज़पेपर डेली बेस पे अपलोड करें। हॉस्पिटल जाने में इतना ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई है कि बड़े मुश्किल से टाइम निकल पाता है। तो संडे के दिन मेनली हमारा जो फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर रहता है, इसलिए आज साइंस के ऊपर ही ज़्यादा चर्चा होगी। पहली जो खबर देखने वाले हैं वो ग्रीन टर्टल्स से रिलेटेड है। ग्रीन टर्टल्स मतलब यहाँ पर हम कछुओं के बारे में कुछ स्टडी हुई है, कुछ रिसर्च सामने आई है, इसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। टर्टल्स की एक जो प्रजाति है ग्रीन टर्टल्स, इसका जो नेस्टिंग है, नेस्टिंग की जो रेंज है, इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं वार्मिंग क्लाइमेट में भी। ऐसे एरिया जहाँ पर वहाँ की जलवायु थोड़ी सी गर्म है, उस एरिया में भी इनकी जो नेस्टिंग है वो एक्सपांड हो सकती है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इससे जो नेस्टिंग रेंज है ग्रीन टर्टल्स की वो इंक्रीज़ हो सकती है मेडिटेरियन सागर में, ऐसा एक स्टडी में सामने आया है। इसको प्रकाशित किया गया था साइंटिफिक रिपोर्ट्स में। यदि आप एकदम ख़राब क्लाइमेट सिनारियो की बात करें तो इनकी जो नेस्टिंग रेंज है इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं 60% पॉइंट से भी ज़्यादा। ये वाला जो एरिया है कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, spreading west from the current area to include much of North African, Italian and Greek coastline। कौन कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं? अफ्रीकन, इटालियन एंड ग्रीक कोस्टलाइन की समुद्री जलवायु के किनारे किनारे की हम बात करने वाले हैं। आज के समय में ऐसा हो गया है कि क्लाइमेट चेंज का मेन रीज़न है इंसान के द्वारा क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिसके चलते चलते सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जा रहा है ग्लोबली, एंड इसका असर सीधे सीधे जो मैरीन लाइफ है उसके ऊपर पड़ रहा है। हो सकता है कि किसी को ठंडे पानी में रहना पसंद हो सकता है कि थोड़ा कम गर्म, लेकिन यदि वो पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो इसकी लाइफ के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जो मैरीन लाइफ है वो खतरे में आ गई है। अब हम बात करें सी टर्टल्स की, पार्टिकुलरली सी टर्टल्स ही इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, एज द सेक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग इज डिपेंडेंट ऑन इंक्यूबेशन टेम्परेचर। बताया जा रहा है कि इनका जो मिलन रहता है, ठीक है, वो इंक्यूबेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि जलवायु से सीधा सीधा ये लोग जुड़े हुए हैं, जलवायु से ही सीधे सीधे इनकी प्रजनन की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। क्लाइमेट थोड़ा से वार्म रहेगी तो इनका जो प्रजनन है अच्छी तरह से होगा, या फिर उसका वो वेट करते हैं। हालांकि जो प्रीवियस रिसर्च रही थी वहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन निकला है कि जो क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है, यदि हम बहुत सारे डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ सी टर्टल्स की बात करें वर्ल्ड वाइड, देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल रिसर्च इनटू ग्रीन टर्टल्स। कछुओं के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, लेकिन पार्टिकुलरली जो ग्रीन टर्टल्स की यहाँ पर चर्चा हो रही है इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाया है। पार्टिकुलरली ये जो जगह है वो मेडिटेरियन सागर। ग्रीन टर्टल को चेलोनिया माइडस कहा जाता है, चेलोनिया माइडस इसका वैज्ञानिक नाम है। अब बताया जा रहा है कि ये लोग कहाँ पर नेस्टिंग का काम करते हैं, तो समुद्र के किनारे आते हैं ये और रेत में नेस्टिंग करने का काम करते हैं। थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, फिर उसके अंदर अंडे अपना देंगे, सहने का काम करेंगे, बच्चे वहाँ से निकलेंगे। नेस्टिंग साइट की बात करें तो जो रिसर्चर लोग हैं उन्होंने डेवलप किया था एक मॉडल, जिससे आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं सुटेबिलिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द मेडिटेरियन कोस्टलाइन एज ए ग्रीन टर्टल नेस्टिंग लोकेशन। उन्होंने एक मेथड इजाद करी है जहां से वो प्रेडिक्शन लगाते हैं कि जो ग्रीन टर्टल्स है उनके लिए कौन सी जगह सबसे बेहतर है नेस्टिंग के लिए। वैज्ञानिक लोगों ने पहले तो ये एसेस किया है, अनुमान लगाया है कि जो मॉडल है इनका,
इसको उन्होंने जो इवैल्यूएट किया था अगेंस्ट 178 कन्फर्म नेस्टिंग लोकेशन। अब 178 नेस्टिंग लोकेशन का इन्होंने अध्ययन किया, फिर इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये लोग कहाँ कहाँ पर अंडे दे सकते हैं। ये रिकॉर्ड हुआ है 1982 से लेकर के सन 2019 के बीच में। ये एरिया लिमिटेड रहा है टर्की एंड साइप्रस में, ईस्टर्न मेडिटेरियन की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है, सी की जो सैलिनिटी है एंड ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी है, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है सुटेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन को एज ए नेस्टिंग साइट। नेस्टिंग साइट को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकते हैं, जैसे समुद्र का पानी गंदा तो नहीं है, खारा तो नहीं है, समुद्र का टेम्परेचर कितना, सी सरफेस टेम्परेचर कितना है, ह्यूमन पॉपुलेशन आजू बाजू में तो कोई रह नहीं रही है, इससे भी उनका जो नेस्टिंग है वो प्रभावित होता है। इन्होंने मॉडलिंग किया था 4 डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन सिनेरियोज को, जो कि अफेक्ट कर सकता है नेस्टिंग रेंज को ग्रीन टर्टल्स के इन 2100। ठीक है, मतलब पार्टिकुलरली अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पर क्या कोई कार्बन ग्रीन हाउस गैस भी इस चीज़ को प्रभावित कर सकती है, इसके ऊपर भी इन्होंने खोजबीन करी है और कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकाले हैं। आगे बताया जा रहा है, उन्होंने ये पता लगाया है कि जो प्रोग्रेसिवली वर्स क्लाइमेट सिनारियोज होते हैं, ठीक है, जहाँ पर जलवायु लगातार ख़राब होते जा रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ये एसोसिएट है, ये जुड़ा हुआ है ग्रेटर इंक्रीज इन द नेस्टिंग रेंज इन मेडिटेरियन सागर। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से इनकी जो नेस्टिंग है ना वो और भी ज़्यादा हो रही है। जहाँ कहीं भी ख़राब जलवायु देखने को मिली थी तो बताया जा रहा है यहाँ पर जो सिनारियो में मॉडलिंग हुई है तो जो नेस्टिंग की रेंज रही है वो 62.4 पॉइंट बढ़ गई है। यहाँ पर इंक्लूडेड किया जाता है नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट लाइन से लेकर के अल्जीरिया वाला एरिया, साथ ही साथ में इटली एंड ग्रीस एंड साउथ एड्रियाटिक सागर भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये कंपनसेशन को लेकर के हैं। पार्टिकुलरली आप ऐसी किसी आपदा की बात करने वाले हैं और वहाँ पर जब हम कंपनसेशन की बात करें, जैसे कि कोरोना की महामारी आई थी, उस समय में लोगों को जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेशन की बात करें तो उसके लिए क्या चीज़ निर्धारित हमको करना पड़ेगा। तो इसको आप जो है रिस्क टेकिंग इंसेंटिव के तौर पर बिल्कुल भी मत लीजिए। कंपनसेशन शुड नॉट इंसेंटिवाइज रिस्क टेकिंग। कंपनसेशंस को आप ये मत समझ लीजिए कि रिस्क टेकिंग के लिए आप और भी ज़्यादा जो है। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंसेंटिवाइज वर्ड यूज़ किया गया है, रिस्क टेकिंग वर्ड यूज़ किया गया है, वो आखिर क्यों यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख जो रिसर्च संस्थाएं हैं उनके बारे में, जैसे कि ICMR की बात करें जो कि मेडिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रही है या फिर दिशा निर्देश जारी कर रही है या फिर कोई रिसर्च कर रही है। तो ICMR की तरफ से एक कंसेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट लाया गया है। ये ह्यूमन चैलेंज स्टडी को लेकर के है, ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़। इसमें शामिल है पेमेंट, और पेमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि पेमेंट की जब भी बात आती है तो आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है लॉस ऑफ वेजेस को लेकर के। कोरोना आया, लोगों की नौकरी चली गई, रोज़गार चला गया, तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान में देंगे वो क्या रहेगा, लॉस ऑफ वेजेस को ध्यान में रखिए। इंसिडेंशल एक्सपेंसेस को आप ध्यान रखिए कि तुरंत में मेरा क्या क्या कहाँ खर्चा हो गया है। एंड टाइम एंड एफर्ट्स मेड टू पार्टिसिपेट इन CHIS। किसी ने CHIS में यदि पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम दिया है, कोशिश किया है, तो उसको भी आप कंपनसेशन के रूप में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, काहे का एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है ह्यूमन चैलेंजेस स्टडी में, टेक्निकली कॉल्ड कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शंस स्टडीज़। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़, CHIS। जहाँ पर ये जो पार्टिसिपेंट रहे थे ये क्या काम करते हैं, डेलीबरेटरी, क्या वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, डेलीबरेटली। डेलीबरेटली का मतलब होता है कि जानबूझकर। तो जहाँ पर ये जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो इन्फेक्टेड हैं, जिनको डिसीज़ काजिंग पैथोजन ऑलरेडी से है उनकी बॉडी में, एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम 117 पोटेंशियल पार्टिसिपेंट। इसके अलावा 117 कुछ और पार्टिसिपेंट भी इसमें शामिल हुए हैं। तो अगस्त 2023 का एक पेपर रहा है जिसमें आथर्स लोगों ने ये बात रखी है कि देखिए, लगभग $20,000 यदि आप एक 6 मंथ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दे रहे हैं तो ये काफ़ी रीजनेबल है। हेपेटाइटिस सी वायरस चैलेंज स्टडी इन द US इज़ रीजनेबल। तो कुल मिलाकर के देखा जाए $20,000 आप दे दीजिए ताकि ये लोग रिसर्च कर सकें हेपेटाइटिस बी के बारे में। लेकिन आप ये देखेंगे ये जो अमाउंट दिया जा रहा है ये 5 गुना हायर है। वहीं यदि आप CHIS के पार्टिसिपेंट की बात करें, एज पर ए सर्वे ऑफ 25 सच एस स्टडीज़, यहाँ पर काफ़ी सारे विवादास्पद एथिकल इश्यूज़ हैं जिसके चलते चलते जो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ है, ठीक है, यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से, मतलब अनुपातहीन तरीके की पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अनुपातहीन मतलब कहना चाहिए किसी को कम किसी को ज़्यादा, इस प्रकार की गड़बड़ियाँ यहाँ पर हम पेमेंट में देखते हैं। तो ये मुद्दा राइटर की तरफ से उठाया जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक पक्षी के ऊपर हुई रिसर्च से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसका नाम है हनी गाइड बर्ड्स। हनी गाइड बर्ड्स कुछ कहना चाहिए अपने आप को अलर्ट करती है, कोई चीज़ सीखने का काम करती है। तो ये चीज़ कैसे करके सीख पा रही है, इसको सिग्नल कहाँ से मिल पा रहा है, तो ये सिग्नल उसको मिलता है हनी हंटर से। अफ्रीकन हनीगाइड बर्ड्स अंडरस्टैंड करती है एंड रिस्पॉन्ड देती है कल्चरली डिस्टिंक्ट सिग्नल। ये थोड़े से कुछ अलग टाइप के सिग्नल भेजती हैं, मेड बाय लोकल ह्यूमन हनी हंटर। लोकल जो ह्यूमन हनी हंटर्स लोग होते हैं उससे थोड़ी सी ये डिस्टिंक्ट सिग्नल देती है, सजेस्टिंग कल्चरल को इवोल्यूशन बिटवीन स्पीसीज। ये बताती है कि दो स्पीसीज के बीच में ये कल्चरल को इवोल्यूशन हो सकता है, समन्वय हो सकता है। These सक्सेसफुल कॉल्स हैव बीन मेंटेन इन दिस ग्रुप फॉर जनरेशन। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये लक्षण जनरेशन से ही इन्होंने समा के रखा होगा, ऐसा बताया जाता है। हम सिस्टम की बात करें जहाँ पर ह्यूमन सक्सेसफुली कोऑपरेट करते हैं वाइल्ड एनिमल से, ऐसा बहुत ही रेयर हमको देखने को मिलता है। वन सच इन्वॉल्व द ग्रेटर हनी गाइड। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, हनी गाइड पक्षी में देखने को मिलेगी, जो कि एक स्मॉल अफ्रीकन बर्ड है, नोन टू लीड ह्यूमंस टू वाइल्ड बीज नेस्ट। अब आपको यदि कहीं पर मधुमक्खी का छत्ता का पता लगाना है, जैसे कि कभी कभी हमारे गांव के खेत में क्या होता था ना, पता भी नहीं चल पाता था कि यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है, इतना छोटा छोटा छत्ता वो लगाती थी। तो ये पक्षी यदि कहीं पर आपको बैठा दिख गया है तो आप समझ लेना कि यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है। तो एक प्रकार से देखा जाए ये हमें सिग्नल देती है कि आप पता लगा सकते हैं, मतलब दोनों को फ़ायदा, उसको भी फ़ायदा और इंसानों को भी फ़ायदा है। अगली जो खबर साइंस की हम देखने वाले हैं वो
फॉरेस्ट में पार्टिकुलरली ऐसे पौधों की बात करेंगे जो कि वेटर वाली क्लाइमेट में रह रहे हैं। मतलब जो वेटर फॉरेस्ट रहते हैं, बताया जा रहा है कि ये ड्रॉट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक सालाना ट्रायरिंग ग्रोथ की बात करें, इसका जो रिकॉर्ड है, एनुअल ट्रीरिंग ग्रोथ रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोर देन 122 स्पीसीज ऑफ ट्रीज। लगभग 122 स्पीसीज से भी ज़्यादा पेड़ों के जो छल्ले होते हैं ना, तना को जब काट देते हैं तो बीच में छल्ला टाइप का दिखता है। वहाँ से ये पता चला है कि ये जो ट्रीज़ ग्रो करते हैं वेटर फॉरेस्ट में, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं ड्रॉट के इंक्रीज होने के। मतलब ये लोग जल्दी ख़त्म हो जाएंगे यदि सूखा पड़ता है तो। फाइंडिंग जो निकल कर के सामने आई है वो ये सजेस्ट करती हैं कि जो लैंड मैनेजमेंट है, इसके साथ ही साथ में जो पॉलिसी है, इसको हम फोकस करते हैं ड्रॉट अफेक्टेड ड्रायर रीजन में। लेकिन यहाँ पर आप ठंडे प्रदेशों के जो पेड़ पौधे हैं उनको भूल जाते हैं। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ये जो फॉरेस्ट है विल कंटिन्यू टू शिफ्ट फ्रॉम कार्बन सिंक टू सोर्स एज इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेस। शुरू में ये कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन बाद में इनका ये जो काम है धीरे धीरे करना ये बंद कर देते हैं, इनका काम चेंज होते जाता है। आगे की जो साइंस वाली खबर है ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 वाइल्ड ग्रास टियोसिंटेंस के चलते चलते हमको मक्का देखने को मिला है। हमने क्या काम किए हैं, ब्रॉड जेनेटिक सैम्पलिंग किए हैं मेज की एंड इट्स टियोस्टेंट ग्रास एंसेंटर। एक तो हमने मक्का के ऊपर रिसर्च किया, दूसरा रिसर्च हमने किए हैं किसके ऊपर, टियोसिंटे ग्रास इंसेंटर है। यहाँ पर कुछ एविडेंस प्राप्त हुआ है कि वाइल्ड एडमिक्सचर हो सकता है क्रॉप्स की इनिशियल डोमेस्टिकेशन एंड डिस्पर्सल में। मतलब शुरू में बोला जा रहा है कि इनका आपसी कहीं ना कहीं मिश्रण हुआ है, जिसके चलते चलते ये मक्का बना है। फाइंडिंग में क्लैरिफाई कर दिया गया है कुछ कॉन्टेंटियस मतलब विवादास्पद जो मॉडर्न मेज की थ्योरीज रही थी, उनके राइज होने की जो थ्योरी रहे थे, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाता है। इसके बाद अगली जो खबर हम देखने वाले हैं वो श्री राम टेम्पल से रिलेटेड है। देखिए 2024 में चुनाव होने वाला है और 2024 में भारत को राम टेम्पल भी मिलने वाला है। मतलब सरकार एक तीर से 2 निशान साधने वाली है। तो जाहिर सी बात है इसका सीधा सीधा असर फर्क सरकार को पड़ने वाला है। श्री राम टेम्पल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को हम देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। शुरू में जब सरकार ने ये प्रोजेक्ट तैयार करी थी ना, तो सरकार ने निर्धारित किया था कि 3 से 3.5 साल में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ये जो राम मंदिर है ये 3 स्टोरी वाला राम टेम्पल रहेगा। विल हैव 5 डोम शेप्ड मंडप एंड 1 शिखर। एक शिखर रहेगा और 5 यहाँ पर डोम शेप वाले मंडप बनाए जाएंगे। ठीक है, शिखर एंड मंडप। ओरिजिनल डिज़ाइन हैड 2 स्टोरीज। ओरिजिनल जो डिज़ाइन है उसमें बोला जा रहा है कि 2 मंजिल होना चाहिए, 3 मंडप एंड 1 शिखर। साथ ही साथ में सेंक्टम सेंक्टोरम की भी यहाँ पर व्यवस्था होने वाली है। नंबर ऑफ पिलर्स की यदि हम बात करें, इनकी संख्या 212 से 360 कर दी गई है। इसकी डिज़ाइन की यदि हम बात करें तो ये जो टेम्पल है डिज़ाइन, यहाँ पर वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखा गया है, ऐसा कहना था चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा का, जिन्होंने डिज़ाइन किया था अक्षरधाम टेम्पल गुजरात का।
टोटल एरिया कितना है, टेम्पल की हाइट कितनी रहेगी, टोटल कॉलम कितने हैं, फ्लोर कितने हैं, टोटल मंडप कितने रहने वाले हैं। तो इसमें टोटल जो है 5 मंडप रखे गए हैं। कुडू, रंग नृत्य, कीर्तन एंड प्रार्थना। विड्थ की बात करें तो ये हमारे उतने ज़्यादा काम का नहीं है। सोमनाथ टेम्पल को किसने डिजाइन किया था? प्रभाकर जी सोमपुरा ने। नागर स्टाइल में बनाया जा रहा है राम टेम्पल, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और शिल्प शास्त्र को ध्यान में रखते हुए ही नागर स्टाइल में इसका निर्माण किया जाएगा। तो जो नॉर्थ वाले जो ज़्यादातर मंदिर हैं, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि नॉर्थ वाले मंदिरों की स्टाइल नागर शैली में है, नीचे वाले मंदिरों की स्टाइल द्राविड़ शैली में है। यहाँ पर जो स्टोन मंगाए गए हैं, ये बांसी माउंटेन्स राजस्थान से मंगाए गए हैं। साथ ही साथ में 4 और भी टेम्पल ऐसे हैं जो कि स्मॉलर साइज में रहेंगे, ये इस मंदिर को घेरे रहेंगे।